हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल संकल्प भारत। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। और प्यारे बच्चों, आज हम दो छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज द डेंगू एंड द चिकनगुनिया। चलिए शुरू करते हैं। एनटीए इसको इस साल आपके सिलेबस में ऐड किया है। इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, तो घबराने, चिल्लाने और चीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। कोशिश ये करूँगी कि मैक्सिमम चीज़ें जो आपके इसमें आनी चाहिए, मतलब आने वाली हैं, उन सबको हम इस वीडियो में कवर कर लें। उसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, हेल्थ एंड डिजीज़ में जितनी भी डिजीज़ दी गई हैं वो किन किन आधार पर दी गई हैं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले कि जो डिजीज़ है वो किस पैथोजन से हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर डिजीज़ जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, मतलब जब इन्फेक्शन घुसा उसके बाद जो पहला सिम्टम आया वो कितने दिन के बाद आया। फिर तीसरा क्या है, इसके सिम्टम क्या है, अगर बीमारी है तो उसके सिम्टम क्या होने चाहिए। फिर चौथी चीज़ जो है वो है प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट। और इन्हीं हेडिंग्स के अंदर आज हम इन दोनों डिजीज़ेस को कंप्लीट करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आखिरी में कि कैसा लगा। पहले शुरुआत तो करें। चलो, अब सबसे पहले हमें ये देखना है, वैसे तो मैं सारी स्लाइड्स बना के लाई हूँ, पर ठीक है, अपन इसको लिख लिख के समझेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। डेंगू, इट्स नॉट डेंगू, इट्स गू नहीं, गू मतलब कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, इट्स डेंगू। डेंगू एंड चिकनगुनिया, एक्चुअली इन दोनों को एक साथ पढ़ने का रीज़न है, ये दोनों ही वायरल डिजीज़ है। एंड तुमको एक बात बताऊँ मैं, इन दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं बच्चों। और एक चीज़ और बताऊँ, ये ना बहुत सारे पेशेंट्स को एक साथ भी हो जाती है। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कैसे मेरी लाइफ में मैंने डेंगू के बहुत सारे पेशेंट्स देखे, और ये कब होता है, डेंगू बहुत ज़्यादा कब होता है। और सबसे पहले, ठीक है, 1752 के आसपास ये तंजानिया में इसका आउटब्रेक हुआ, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में डेंगू बहुत ज़्यादा पाया भी जाता है। ऐसा क्यों है, ये आज के वीडियो में हम आसानी से समझेंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए भाई। तो डेंगू जो है, इसे हम कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, डेंगू को हम पता है क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेक, ओ माय गॉड, नाम ही इतना खतरनाक है, ब्रेक बोन फीवर, है ना बच्चों। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ब्रेक बोन फीवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी के बाद आपकी हड्डियों में इतना दर्द होता है, हड्डियाँ, मसल्स, इन सब में बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है हड्डियाँ टूट रही हैं। अब जिसकी नहीं टूटी होंगी उसको महसूस नहीं होगा, भगवान न करे किसी को डेंगू हो, पर एग्जैक्टली बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके बहुत और अच्छे अच्छे सिम्टम है जिससे हम डॉक्टर पहचान जाता है कि भाई तू जा डेंगू का टेस्ट करा। ठीक है, चलिए। तो ये है एक ब्रेक बोन फीवर, जिसमें आपको दर्द जो होता है वो हड्डियों के टूटने जैसा होता है। क्लियर है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ जो है हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज़ बेटा जी हम पढ़ेंगे इसका कॉजेटिव एजेंट, है ना। मतलब तुम पूरे दुनिया की बात कर लो, ठीक है, और कॉजेटिव एजेंट नहीं पढ़ा तो पता ही नहीं तुम्हें हो किससे रही है बीमारी। ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट में इट्स अ वायरल डिजीज़। ठीक है, ये क्या है बच्चों, इट इज़ अ वायरल डिजीज़। ठीक है बच्चों, ये एक वायरल डिजीज़ होती है, वायरल डिजीज़। ठीक है, ये एक वायरल डिजीज़ है, ये एक वायरस की वजह से होती है। ठीक है, कौन सा वायरस, इसका जो वायरस होता है वो जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। कैसा होता है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की वजह से होने वाली ये बीमारी होती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखो, ये जो वायरस है इसकी फैमिली के बारे में बात करते हैं कि ये कौन सी फैमिली का वायरस है। ठीक है, ये जो वायरस है इसकी फैमिली का नाम है आर्बो वायरस। ठीक है, क्या नाम है इसका, आर्बो वायरस। अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तो ये जो वायरस इसकी फैमिली है, जैसे तुम्हारी फैमिली होगी ना, जैसे मेरी तिवारी फैमिली, वैसी इसकी फैमिली आर्बो वायरस। मतलब इस आर्बो वायरस के अंदर बहुत सारे और वायरस आते हैं। सो आर्बो वायरस, अब देखो आर्बो वायरस में ये जो AR है इसका मतलब होता है ऑर्थ्रोपोड, इसका मतलब होता है ऑर्थ्रोपोड। ठीक है, और BO का मतलब होता है बॉर्न, बॉर्न। ठीक है, तो ये एक ऑर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस है। इसका मतलब समझे कि इस पूरी कहानी में जो कहानी का हीरो है वो एक ऑर्थ्रोपोड है, और उस ऑर्थ्रोपोड का नाम है मॉस्कीटो। अभी जो मॉस्कीटो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सा मॉस्कीटो है ये मैं आपको बताऊंगी। सो बेसिकली इट्स अ ऑर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस। मतलब अगर ऑर्थ्रोपोड नहीं होगा तो ये वायरस भी कोई काम का नहीं है। और आपको तो पता है ये बॉडी के बाहर बाहर वायरस क्या है, कुछ नहीं है। जैसे ये रबर बैंड है, जैसे ये बोर्ड है, जैसे कैमरा है, वैसी वायरस है। तो वायरस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो नो ऑर्थ्रोपोड, नो ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऑर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस है। कभी कभी इस वायरस को हम, ध्यान से सुनिए, कभी कभी इस वायरस को कॉल्ड एज, ये कॉल्ड एज लिखा है मैंने, ठीक है,
कभी कभी इस वायरस को, मेरे प्यारे राजकुमार राजकुमारियों, इसे हम कहते हैं फ्लैवी वायरस, ठीक है, या इसे हम फ्लैवी राइबो वायरस भी कह सकते हैं। अब तुम्हारे मन में ये चिंता जाग रही होगी कि फ्लैवी राइबो वायरस क्या है बच्चों। तो ये जो फ्लैवी होता है बच्चों, ये होता है जीनस। फ्लैवी क्या होता है बच्चों? जीनस होता है इसका। और राइबो का मतलब क्या हो गया? आरएनए। तो जीनस है फ्लैवी और आरएनए हो गया, क्योंकि आरएनए वायरस है, ठीक है। तो इसे हम फ्लैवी राइबो वायरस भी कह देंगे, तो बुरा बिल्कुल भी मत मानना, सेम ही चीज है। हॉर्बो वायरस फैमिली एंड द जीनस इज फ्लैवी, ठीक है। फ्लैवी राइबो वायरस, जीनस इज फ्लैवी, राइबो मतलब आरएनए, वायरस मतलब वायरस। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? ये कौन सा, किस फैमिली का है, कैसा आरएनए है, कैसा जीनस है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हुए कॉजेटिव एजेंट, ये किसकी वजह से ये इंफेक्शन हो रहा है? डेंगू। अब आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब आएगी हमारे हीरोइन की एंट्री, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये जो बीमारी है ये फैलती कैसे है, या हा, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है एक फीमेल मच्छरनी, ठीक है। सुनो, हमें सबको पता है ये, हमें ये सबको पता है कि भाई जो मलेरिया है वो फीमेल एनाफिलीज मच्छरनी से होता है। ये जो फीमेल होती है ना, ये काटने के बहुत काम आती है, और वैसे भी फीमेल जो है बाइट करने के बहुत काम आती हैं, ठीक है। तुम्हारा दिमाग खाना हो, तुम्हारा खून चूसना हो, फीमेल वैसे भी माहिर इसमें। तो इन समाज में भी भाई फीमेल बड़ी डोमिनेटिंग है, ठीक है। क्योंकि फीमेल के पास, मैं आपको बताऊंगी फीमेल ही क्यों, मेल क्यों नहीं होता। फीमेल ही काय के लिए काटती, कोई और भी तो काट सकता है, फीमेल क्यों काटती वो हम समझेंगे। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद रखना, वायरस इंजेक्टेड, ध्यान से देखो, वायरस को इंजेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में, वायरस इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, ध्यान से समझना, ठीक है। वायरस इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी बाय इन्फेक्टेड फीमेल, और क्या लिखा है मैंने? फीमेल एडीज एजिप्टाई, ठीक है। तो देखो लाइन कहाँ जा रही है, ठीक है। तो वायरस जो होता है वो इन्फेक्ट होता है फीमेल एडीज एजिप्टाई मच्छर से, समझ में आई बात? तो फीमेल एडीज एजिप्टाई मच्छर से, क्लियर है। तो फीमेल एडीज एजिप्टाई मच्छर से ये वायरस ट्रांसमिट होगा एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, समझ में आई बात? और ये फीमेल, देखो यार, फीमेल जो मच्छरनी है, ये फीमेल मच्छरनी इन्फेक्टेड होनी चाहिए, समझ में आ गई बात? फीमेल मच्छरनी कैसी होनी चाहिए? इन्फेक्टेड, समझना। जैसे मान लो एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है, मान लो मैं खड़ी हूँ, ठीक है, अब मुझे इन्फेक्शन है, मुझे किसी नॉर्मल एडीज एजिप्टाई फीमेल मच्छरनी ने मुझे काट लिया, ठीक है, उससे भी इन्फेक्शन हो गया। फिर वो जाकर जब किसी नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटेगी तो उसे भी इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। दूसरी बात, मैं तो दवाई दारू खा के ठीक हो जाऊंगी, दारू नहीं दवाई, ठीक है, दवाई खा के ठीक हो जाऊंगी, पर जब ये अगर इसको इन्फेक्शन आ गया तो ये जीवन में कभी ठीक नहीं होता। तो एक बार अगर किसी फीमेल एडीज एजिप्टाई मच्छर में डेंगू वायरस घुस गया तो वो जीवन भर वो फीमेल मच्छरनी इन्फेक्टेड रहती है, वो बस जाके डिजीज को ट्रांसमिट करती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो बीमारी का ट्रांसमिशन है, वो फीमेल एडीज एजिप्टाई एडीज मच्छरनी की वजह से हो रहा है बच्चों। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और एक बार अगर फीमेल मच्छरनी इन्फेक्ट हो गई तो वो जीवन भर इन्फेक्ट ही रहती है, क्लियर? समझ में आ गई बात? तो वायरस इज इंजेक्टेड इन द ह्यूमन बॉडी बाय द इन्फेक्टेड फीमेल कॉल्ड एज एडीज एजिप्टाई। अब फीमेल ही क्यों है, ठीक है। और ये इसका है वेक्टर, ये क्या है बच्चों? वेक्टर है। फीमेल एडीज जो है वो बीमारी को यहां से यहां ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। तो वेक्टर है, क्यों? व्हाई इट इज वेक्टर? बिकॉज ये क्या कर रही है बताओ जल्दी से? बिकॉज इट ट्रांसमिटेड द डिजीज, बिकॉज इट ट्रांसमिटेड द डिजीज फ्रॉम देखो, फ्रॉम one to another person, क्योंकि ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैला रही है, इसलिए ये एक वेक्टर है, ठीक है। क्लियर हुई ये वाली बात? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लियर कि ये क्यों वेक्टर है? क्योंकि एक बीमारी जो है एक जगह से दूसरी जगह फैला रही है यार, ठीक है, जो भी फैलाएगा वो वेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट कि ये फीमेल ही क्यों है? वाई नॉट मेल? मेल भी तो हो सकता था। नहीं, जो फीमेल होती है वो हमेशा उसको प्रेग्नेंट होना होता है, भाई बच्चे पैदा करना होता है, तो उसे एग डेवलप करने होते हैं। अब फीमेल के पास उसके माउथ अपैरेटस में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो ह्यूमन बीइंग को बाइट करके उसका खून चूस सकती है, ठीक है। मेल्स के पास वो अपैरेटस नहीं होते और फीमेल के पास ही क्यों होते हैं? क्योंकि
फीमेल को अपने अंडों को डेवलप करने के लिए बहुत सारा प्रोटीन, आयरन और बाकी सारे कंपोनेंट चाहिए होते हैं ताकि वो अपने अंडे को अच्छे से ग्रो कर पाए। इसलिए वो जो अपैरेटस है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है, मेल में नहीं हो सकता। मेल के पास जो है सिर्फ फूलों का रस चूसने के लिए अपैरेटस बनाया जाता है, बाकी कुछ नहीं करते वो, ठीक है। तो फीमेल ही काटती है क्योंकि बिकॉज दे हैज द अपैरेटस इन द माउथ टू सक द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर एग्स, ताकि वो एग का डेवलपमेंट अच्छे से कर सके। क्लियर हो गई इतनी बात? इसीलिए फीमेल बाइट करती है, मेल नहीं बाइट करता, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? अब ये जो एडीज मॉस्किटो है ना, इसको हम ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगर मॉस्किटो, समझे बच्चों? इसे हम और क्या कहते हैं बच्चों? टाइगर, या हा, ठीक है। इसे हम कहते हैं टाइगर मॉस्किटो, ठीक है। टाइगर मॉस्किटो क्यों कहते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इनके जो शरीर होते हैं ना, जो पैर होते हैं वो धारीदार होते हैं, तो इसीलिए इनको कहते हैं इसीलिए इनको कहते हैं टाइगर मॉस्किटो, ठीक है। ये विजिबल है? नो, इट इज विजिबल और नॉट? धारीदार दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? ध्यान से देखो, यहाँ पर पैर आपको धारीदार और अच्छे होंगे, ऐसा हो नहीं सकता, और भी अच्छे इमेजेस होंगे हमारे पास। ओके, लुक एट दिस इज अ ब्यूटीफुल इमेज। यहाँ पर देखो पैर आपको धारीदार दिखाई देंगे, तो इनमें जो पैर होते हैं वो धारीदार दिखाई होते हैं। तो कभी भी अगर आपको धारीदार मच्छर दिखाई दे तो उसको वहाँ से तुरंत उठाइएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो जो एडीज मच्छरनी है वो इन्फेक्टेड है या नहीं। इन्फेक्टेड हुई तो तुम्हारा खेल खत्म है बच्चों, मतलब खत्म तो नहीं होगा पर बीमार तो हो ही जाओगे। क्लियर? अब समझो, ये जो एडीज मस्किटो है ये एक्टिव होता है एट मोस्टली एट द डे टाइम, ठीक है। एडीज मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो मोस्टली एक्टिव एट डे टाइम, समझे? ये जो डे टाइम होता है उसमें ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। डस्क के टाइम में रहते हैं पर मेनली जो इनका एक्टिवनेस है वो डे के टाइम पे है, समझ गए? जो आपका मलेरिया वाला है वो रात के टाइम होता है, जो डेंगू वाला है, चिकनगुनिया वाला है वो डे के टाइम में रहता है, ठीक है। और एक बात, दिस मॉस्किटो एवरीबॉडी ध्यान से सुनो, दिस मॉस्किटो कैन ब्रीड एट क्लीन वाटर। ओ माई गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? समझ में आई बात? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी मैं कलेक्ट नहीं होने दूं और वो पानी गंदा होगा तो मैं उसे हटा देता हूं, नहीं, पानी कहीं कलेक्ट है और अगर वो साफ भी है तो वहां पर एडीज मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं, ये बात याद रखना है। तो क्लीन वाटर में दे कैन ब्रीड, ये आसानी से ब्रीड कर सकते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। चलो बच्चों, अब देखो बेटा इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि पहली बार जब आपका वायरस अंदर आया, फीमेल मच्छरनी ने आपको बाइट किया, कौन सी फीमेल मच्छरनी? जो इन्फेक्टेड होगी। वैसे तो 1.5 लाख मच्छर हर दिन काटते हैं ना, पर हर मच्छरनी एडीज और हर मच्छरनी एनाफ्लीज थोड़ी है, तो जो इन्फेक्टेड होगी उसी से आपको बीमारी आएगी। और आपका लक जो है, ठीक है, आपका लक अगर खराब हुआ तो वो इन्फेक्टेड फीमेल आप ही के लक में आ जाएगी, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, क्या आप समझते हैं कि ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि जब पहली बार वायरस आपके अंदर घुसा, ठीक है, फिर उसने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट की। अब ऐसा थोड़ी कि जिस दिन वायरस घुसा उसके 1 घंटे बाद सिम्टम आ जाएगा ना। जिस दिन वायरस आपके अंदर घुसा उसके बाद पहला सिम्टम आपको कब आया, दिस इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है बच्चों। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो आपका डेंगू का है वो करीब 3 से 8 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 3 से 8 दिन का होता है। समझ में आई बात? इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो आपका 3 से 8 दिन का होता है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन वायरस की एंट्री हुई है, ये जो हमारा बोर्ड है इसको थोड़ा सा बीच बीच में चंडाली चढ़ जाती है, ठीक है। तो देखो, जिस दिन वायरस की एंट्री हुई है और जब आपका फर्स्ट सिम्टम आया है, क्या आया बच्चों? फर्स्ट सिम्टम आया है, इसके बीच के टाइम को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। दिस टाइम इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। जब वायरस अंदर घुसा और पहला सिम्टम जब आपको आया तो दिस इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। तो 3 से 8 दिन का होता है, मतलब 3 दिन में भी सिम्टम आ सकता है और 8 दिन और 10 दिन में भी सिम्टम आ सकता है। अलग अलग बुक्स में इसका अलग अलग जिक्र दिया गया, पर हमें 3 से 8 दिन ही पढ़ना है, ठीक है। दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनना। अब तुम मुझे बताओ कि जिस दिन इन्फेक्शन घुसता है क्या उसी दिन धड़धड़ा के सारे सिम्टम आ जाते हैं? नहीं, जिस दिन आपको इन्फेक्शन होता है उसके बाद पहले नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं, फिर अगर वो अनट्रीटेड रहे, अगर उनको आपने ट्रीट नहीं कराया तो वो बीमारी जो है वो और भयंकर हो जाती है।
आपके ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट, आपने ट्रीटमेंट कराया या आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया, उसके आधार पे 2 टाइप के डेंगू हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डेंगू। ध्यान से सुनते जाना, बहुत कुछ नहीं है डेंगू में, बहुत ही झंडू चीज है यार, बहुत ही, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डेंगू, ठीक है। ये जो डेंगू मैं बोल रही हूँ, इट्स डेंगी, ठीक है, इट्स नॉट गू, इट्स गी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डेंगू, डेंगू कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो डेंगू जो होता है ये बेसिकली 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है क्लासिकल डेंगू, ठीक है बच्चों, एक होता है हमारे पास क्लासिकल डेंगू, और दूसरा होता है हीमोरेजिक डेंगू। ओ माय गॉड, ये समझ में नाम से ही खतरनाक लग रहा है यार, ठीक है। एक होता है हीमोरेजिक डेंगू, तो एक हो गया क्लासिकल डेंगू, दूसरा हो गया हीमोरेजिक डेंगू, ठीक है। क्लासिकल डेंगू का मतलब ये है कि जब इनिशियल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, इनिशियल सिम्टम्स आएंगे, इनिशियल सिम्टम्स, ठीक है, या कॉमन सिम्टम, जब आपको कॉमन सिम्टम रहेंगे, या सिम्टम समझते हो ना, जो इन्फेक्शन के बाद आपके शरीर दिख देता है, बाहर निकालता है, इसे कहते हैं सिम्टम, ठीक है, ओके। तो ये होते हैं इनिशियल सिम्टम। ये क्या होता है? डेंजरस सिम्टम। जितना भी आप लोगों को अगर मान लीजिए डेंजरस सिम्टम होते हैं अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो, ठीक है। हीमोरेजिक सिम्टम का मतलब अभी मैं पढ़ाऊंगी। डेंजरस सिम्टम है अगर आपने अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया क्लासिकल में तो कन्वर्ट हो जाएगा हीमोरेजिक डेंगू में। ज्यादातर लोगों को जिनको पहली बार डेंगू होता है, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, जिनको पहली बार डेंगू होता है उनको क्लासिकल डेंगू होता है, ठीक है, और क्लासिकल में ही वो ठीक हो जाते हैं। हीमोरेजिक पता है किसको होता है? जिनको दोबारा डेंगू होता है और जिनको बैक टू बैक डेंगू होता रहता है, ठीक है। जैसे मेरी मम्मी है, उनको मलेरिया ही मलेरिया होता है, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि डोरमेंट जो है पड़ा हुआ है प्लाज्मोडियम उनके अंदर। खैर अभी हम डेंगू की बात कर रहे हैं। सो इनके पास 2 डेंगू है, क्लासिकल डेंगू। जैसे मान लो मुझे पहली बार डेंगू हुआ तो मैं अपना ट्रीटमेंट करा लूँ और ठीक हो जाऊँ, पर अगर मान लो 1 महीने में दूसरी बार डेंगू हो गया तो अब वो डेंगू जो है हीमोरेजिक डेंगू पहुंच सकता है, हीमोरेजिक डेंगू में कन्वर्ट हो सकता है। तो जिनको सेकेंड टाइम डेंगू होता है ज्यादातर वो इस स्टेज पे पहुंचते हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों, आ जाओ। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिकल डेंगू, है ना प्यारे बच्चों, आ जाओ बच्चों। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिकल डेंगू, ठीक है। क्लासिकल डेंगू मतलब मान लो मच्छरनी ने काटा आपको और आपको जो सिम्टम आएंगे वही है क्लासिकल डेंगू के सिम्टम, पर आपको 1 महीने में 2 बार हो गया तो क्लासिकल डेंगू कैन बी कन्वर्टेड इनटू द हीमोरेजिक डेंगू, ठीक है। चलो क्लासिकल डेंगू में क्या क्या सिम्टम है, ठीक है, सिम्टम्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अब एक एक करके सारे सिम्टम्स को हम आसानी से बिल्कुल मक्खन की तरह समझेंगे, घबराने चिल्लाने की और चिल्ला चोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इजी थिंग, ओके। सो क्लासिकल डेंगू के बारे में पढ़ने के लिए रेडी हैं हम लोग। चलो तो देखो, सबसे पहले डेंगू जो है इसमें सबसे पहले होता है हाई फीवर, ठीक है, हाई फीवर। और हाई फीवर भी कैसा होता है बेटा? सडन ऑनसेट, सडन ऑनसेट, ठीक है, सडन ऑनसेट। सडन ऑनसेट का मतलब अचानक से ही फीवर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, सडन ऑनसेट, बहुत सडन ऑनसेट मतलब अचानक से फीवर जो है वो ऐसा नहीं होगा कि 100 डिग्री 101 डिग्री, 103 104 105 डिग्री तक भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब तुम मुझे बताओ, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, ध्यान से सुनो। अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज का, जैसे मान लो कि डेंगू है, डेंगू वायरस है, तो विच इज एंटीजन। अब एंटीजन है तो बेटा उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, तो फाइटिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो मे बी आपको स्किन के रैशेस भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं बच्चों? स्किन के रैशेस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्किन रैश दिखाई दे सकते हैं। क्या दिखाई दे सकते हैं? स्किन के रैशेस भी दिखाई दे सकते हैं। रैश समझ में आ रहा है ना? कई बार मैं जोड़ के लिख देती हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो स्किन के रैशेस आपको दिखाई दे सकते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है भाई, एंटीजन है आपका वायरस और एंटीबॉडी आ गई, दोनों लड़ भिड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपके रैशेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इतना बॉडी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हमेशा याद रखो जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है बॉडी डिहाइड्रेट होती है। याद रखना, लड़ाई झगड़ा चलता है, इन्फेक्शन से लड़ाई चलती है तो डिहाइड्रेशन होना तय है। तो बॉडी क्या होती है बच्चों? डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। डिहाइड्रेशन सीवियर भी हो सकता है, अगर आपने पानी वानी नहीं पिया, मुंह बड़ा सूखेगा, डिहाइड्रेशन, थर्स्टी थ्रोट, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन सीवियर हो सकता है बच्चों, बहुत भयंकर डिहाइड्रेशन हो सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इतने सिम्टम्स चल रहे हैं, इतना फाइटिंग चल रही है आपकी बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन आपको हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, बॉडी पेन सीवियर, क्योंकि इसीलिए ब्रेक बोन फीवर कहते हैं इसे, बॉडी पेन, ठीक है। मसल पेन आपको बहुत भयंकर होगा, मस्कुलर पेन, ठीक है, बॉडी पेन होगा बच्चों, एंड द मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा, ठीक है, मस्क्यूलर पेन,
ठीक है। और मैं तुमको बताऊं कि वायरल इन्फेक्शंस में ज़्यादातर जिनमें फीवर आता है उनके में मस्कुलर पेन होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो स्किन रैशेस, डिहाइड्रेशन, हाई फीवर, ज़्यादा तेजी से सडन आएगा, बॉडी पेन होगा, ठीक है, मस्कुलर पेन बहुत भयंकर होगा। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो एक बहुत कॉमन सिम्टम है, देखो ये तो बहुत सारी और बीमारियों में हो सकता है, डेंगू में एक जो बहुत वो है मतलब आइडेंटिफाई करने वाला सिम्टम है वो है पेन इन द मसल्स ऑफ आई बॉल, ठीक है, पेन इन द मसल्स अराउंड द आई बॉल। याद रखना जब भी किसी पेशेंट को डेंगू होता है तो उनकी ये आईब्रो और ये वाला एरिया जो है ये बहुत भयंकर पेन करने लग जाता है, बहुत भयंकर। ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि फाइटिंग करवानी है, तो यहाँ पर एक्टिविटी जो होती है मसल्स की वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आई बॉल के अराउंड के एरिया में बहुत दर्द होता है। इवन जब आप आँख ऐसे हिलाते हैं ना ऐसे ऐसे तो भी आपको बहुत दर्द होता है, तो ये याद रखना। तो सीवियर पेन, देखो मैं अलग कलर से लिख रही हूँ इसको, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, सीवियर पेन इन अराउंड द एरिया ऑफ, कहाँ पर होगा सीवियर पेन? इन अराउंड द एरिया ऑफ आई बॉल, आई बॉल के एरिया में आपको बहुत पेन होगा, ठीक है, और आई सॉकेट, ठीक है, आई सॉकेट के एरिया में आपको बहुत पेन होगा। इवन जब आप अपनी आंखों को हिलाएंगे ना ताक धिना दिन 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 तारा तो भी बहुत ज़्यादा आपको दर्द होगा, ऐसे ऐसे हिलाओगे ना तो भी बहुत दर्द होगा। आंखें एकदम रेड हो जाती हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, आंखों के पीछे की मसल्स हाईली वर्किंग है जिसकी वजह से बहुत पेन हो रहा है, तो इसलिए, और आंखें भारी होती हैं। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि कहीं आपको बैक पेन तो नहीं है, कहीं आपको आई पेन तो नहीं है, और फीवर तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लासिकल डेंगू के सिम्टम हैं जो जनरली पेशेंट को देखते ही डॉक्टर बता देता है जा तू भैया तो प्लेटलेट काउंट करा के आ पहले तो। क्लियर है बच्चों? बोलो जल्दी से। आप देखो इसमें भाई आप बताओ, डिहाइड्रेशन जब भी फील होता है तो आपको फील होती है नॉजिया, ठीक है, क्या फील होती है बच्चों? नॉजिया। नॉजिया मतलब जी का मिचलाना, ठीक है। और क्या फील हो सकता है? वॉमिटिंग। नॉजिया के बाद अगला स्टेज तो वॉमिटिंग ही होता है, ठीक है। तो नॉजिया फील हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। अब ये फील होगा तो आपका भूख तो घटेगा ही, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख भी घट सकती है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट। ये सारे सिम्टम हैं किसके? क्लासिकल डेंगू के, जो जनरली हम लोगों को दिखाई देते हैं। बॉडी पेन तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखो ये हुए आपके क्लासिकल डेंगू के सिम्टम जो जनरली हमको दिखाई देते हैं। अब देखो हुआ क्या, नॉर्मली डेंगू में प्लेटलेट काउंट जो होता है वो डिक्रीज होता है। अब मैं ये भी आपको बताऊंगी कि प्लेटलेट काउंट क्यों डिक्रीज होता है, ठीक है। जनरली जो डेंगू होता है उसमें प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता जाता है, ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ। बॉडी का ओन सिस्टम अपनी ही प्लेटलेट को मारना शुरू कर देता है। जब भी डेंगू का वायरस आपके शरीर के अंदर आएगा, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, जब भी डेंगू का वायरस आपके शरीर के अंदर आएगा तो आपकी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज आपकी प्लेटलेट को मारना शुरू कर देती हैं, समझे। जब भी डेंगू का वायरस आपके शरीर के अंदर आएगा तो क्या होगा बोलो? तो आपके एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएंगे और वो एंटीबॉडी आपके प्लेटलेट को ही मारना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्लेटलेट का काउंट कम होने लगता है। सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इज हीमोरेजिक डेंगू। सिम्टम देखना ध्यान से क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द हीमोरेजिक डेंगू। नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पर कुछ हीमोरेज होगा, मतलब कोई ब्लड से रिलेटेड चीज जो कि फटेगी, ठीक है। समझते हैं हीमोरेजिक डेंगू क्या है बच्चों। हीमोरेजिक डेंगू अपने आप में एक पूरी कंप्लीट कहानी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट का काउंट, ध्यान से समझना, प्लेटलेट काउंट जो होता है वो सीवियरली डिक्रीज हो जाता है। समझ में आई बात? जो प्लेटलेट का काउंट होगा बच्चों वो सीवियरली डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात? बहुत भयंकर डिक्रीज होगा, बहुत भयंकर डिक्रीज होगा, ठीक है। अब कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से 4 लाख, कितने हो जाते हो? 10,000, 5,000, 20,000, 20,000 तक पहुंच जाते हो आप। अब प्लेटलेट का काउंट क्यों डिक्रीज हो गया वो मैंने आपको बता ही दिया, एंटीबॉडी मारे जा रही है, ठीक। अब देखना ध्यान से, अगर तुम्हारे पास प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो गया तो क्या होगा बताओ, बोलो। प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? जो ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी है, ध्यान से सुनिए, जो ब्लड क्लॉटिंग की कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों? कम। भाई प्लेटलेट ही नहीं है तो क्या करोगे? टिंडे से करवाओगे क्या अपना वो क्लॉटिंग? तो ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों जी? कम, एकदम कम। ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी क्या हो गई बच्चों? कम हो गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना ना, अब अगर ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी कम हो गई, ठीक, तो जो कैपिलरीज होती हैं वो बर्स्ट होने लग जाती है। जैसे कैपिलरी बर्स्ट हुई, मान लो कैपिलरी बर्स्ट हुई तो प्लेटलेट तुरंत आके उसको वहीं पे क्लॉट कर देता है, तो ब्लीडिंग नहीं होती।
ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी कम हुई। अब जैसे ही आपकी ब्लड कैपिलरी बर्स्ट होगी, ठीक है, ब्लड कैपिलरी मान लो बर्स्ट हुई, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, जैसे ही मान लीजिए आपकी ब्लड कैपिलरीज क्या हुई, बर्स्ट। क्यों बर्स्ट हो सकती है भाई, प्रेशर ब्लड सर्कुलेशन इस समय पे ज्यादा है, तो मान लो ब्लड कैपिलरी बर्स्ट हुई, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटलेट क्या है हमारे पास, इतनी तो है नहीं, ठीक है, ब्लड कैपिलरी बर्स्ट हुई, प्लेटलेट कम है हमारे पास, तो हमको क्या होगा बताओ, हमको होगी ब्लीडिंग, हमको क्या होगी बच्चों, ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है, ब्लीडिंग बताओ कहाँ से हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है आपको फ्रॉम गम्स फ्रॉम नोज, ठीक है, फ्रॉम, और कहाँ से हो सकती है, और आपके ईयर से, ठीक है, और आपके जीआई ट्रैक्ट से, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, जीआई ट्रैक्ट लिख दूं यहाँ पे, जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, तो आपको ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है, जीआई ट्रैक्ट से। इन सारी जगहों से आपको, ये तो मैंने कुछ लिखे, और बहुत सारी जगहों से आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। क्लियर है, समझ में आई बात? ओके, क्या स्किन से ब्लीडिंग, बिल्कुल स्किन से ब्लीडिंग, बिल्कुल आपके चमड़िया में आपको रैश दिखने लगेंगे, आपके जीआई ट्रैक्ट लिखी दी जाए, और जीआई ट्रैक्ट, स्किन, ईयर, नोज, गम्स, और कहाँ से, स्किन से हो ही गया, तो ये इन सारी चीज़ों से आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इवन आपके इंटरनल पार्ट में भी जो है, तो इंटरनल बॉडी पार्ट में भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, ठीक है। इवन कई बार आपके यूरिन में भी आपको ब्लड दिखाई देने लग जाता है, यूरिन में भी ब्लड दिखाई देने लग जाता है बच्चों, इतनी भयंकर कंडीशन हो जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए तो आपका ब्रेन हीमोरेज भी हो सकता है, ठीक है, इन वेरी एडवांस केस, इन वेरी एडवांस्ड केस, अगर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड केस हो गया बस, तो आपको ब्रेन हीमोरेज भी हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको हो सकता है ब्रेन हीमोरेज, मतलब ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, आपकी ब्रेन की कैपिलरीज भी फट सकती हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है, बॉडी पे प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है तो कैपिलरीज फट जाएंगी। नॉर्मली कैपिलरीज को रिपेयर करने के लिए वी हैव द प्लेटलेट, पर अब आपकी बॉडी में प्लेटलेट ही नहीं है तो फट गई, ब्लीडिंग हुए जा रही है। क्या करोगे बच्चों? प्लेटलेट चढ़ाओ, नहीं तो पहले डायग्नोस करो। क्लियर? तो हीमोरेज का मतलब ये होता है कि आपकी ब्लड कैपिलरीज की बर्स्टिंग। हीमोरेज का मतलब क्या हो गया? ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज की बर्स्टिंग, ठीक है, अरे यार बर्स्टिंग, ठीक है, अगर आपकी ब्लड कैपिलरीज की बर्स्टिंग हो रही है तो हीमोरेजिक डेंगू आपको हो चुका है। नॉर्मल में वही सिम्टम थे, पर ऐसा कुछ दिख रहा है, स्किन में बहुत भयंकर चकत्ते दिख रहे हैं, स्किन में ब्लीडिंग शुरू हो गई है, ठीक है, नाक से खून आ रहा है, कान से खून आ रहा है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अजीब सा फील हो रहा है, तो भाई ब्लीडिंग है, सूसू में ब्लीडिंग आ रही है, आपको हीमोरेजिक डेंगू हो चुका है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई बात? बोलो बोलो बोलो। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि क्यों प्लेटलेट होता है, क्योंकि हमारी ही एंटीबॉडी प्लेटलेट्स को मारना शुरू कर देती हैं। समझ गए? आओ अब आगे बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे। भाई अगर डेंगू हो गया है तो उसका कोई डायग्नोसिस होना चाहिए ना बच्चों। डायग्नोसिस कैसे करोगे? जैसे ही तुम अपने डॉक्टर के पास पहुंचोगे, पहले क्लासिकल सिम्टम बताओगे तो भी वो इसी के लिए भेजेगा, ठीक है, तो हम करते हैं भाई ब्लड टेस्ट, ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ब्लड टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट में हम करते हैं सीबीसी, ठीक है, टोटल ब्लड काउंट कर लो आप, सीबीसी कर लेते हैं। सीबीसी जो टेस्ट होता है इसमें आपकी हर प्रकार की सेल आती है। सीबीसी में हमको प्लेटलेट काउंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटा? प्लेटलेट काउंट मिल जाता है कि कितने प्लेटलेट हैं। प्लेटलेट कम है तो भाई कहानी गड़बड़ है, प्लेटलेट का सीरम भी चढ़ाया जाने लगा है आजकल, ठीक है, तो प्लेटलेट कम है मतलब आपको डेंगू हो चुका है, ठीक है, मतलब और कुछ भी हो सकता है पर इतना सीवियर डिक्रीज हमेशा डेंगू में होता है। प्लेटलेट काउंट हम देख लेते हैं, अगर कम है, अगर मान लीजिए नॉर्मल से कम है, 1.5 लाख से कम है, मतलब हमको डेंगू होने के चांसेस हैं, हो सकता है कि आपको डेंगू हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और टेस्ट होता है विच इज कॉल्ड एज टॉर्निक्विट टेस्ट, ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है, टॉर्निक्विट टेस्ट, ठीक है, टॉर्निक्विट का मतलब होता है टाइट से बांधना, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई चीज़ बांधी है, कैसे दिखाऊं मैं तुम्हें, जैसे मान लो एवरीबॉडी, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने ये वाला जो रबर बैंड है इसको यहाँ पर मैंने बांध लिया और बहुत टाइट है ये रबर बैंड, बहुत टाइट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ आने वाले जो ब्लड, एवरीबॉडी, यहाँ से यहाँ जो आने वाला ब्लड है इस पर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो कैपिलरी फट जाएंगी, ठीक है, कैपिलरी क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। प्लेटलेट होता तो वहीं पे ब्लड क्लॉट हो जाता क्योंकि कैपिलरी पतली होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब मान लो प्लेटलेट है नहीं
और यहाँ पे रेड रेड चकत्ते पड़ गए, मतलब हीमोरेज हो रहा है, यू डोंट हैव द इनफ प्लेटलेट टू क्लॉट द ब्लड एट दैट साइड। समझ में आई बात? तो टॉर्निक्विट समझ में आया, यू हैव टू टाई द बैंड एट वन साइड, और दूसरे साइड तुम्हें देखना है कि क्या यहाँ पर कोई चेंज आया। अगर यहाँ पर आपके रेड रेड चकत्ते बने, मतलब हीमोरेज हो रहा है, मतलब प्लेटलेट काउंट कम है, मतलब आपको डेंगू है। क्लियर है? टॉर्निक्विट टेस्ट आई होप आपको समझ में आ गया है। एक साइड बैंड बांधो, दूसरे साइड देखो, रेड नहीं हुआ, स्किन में रैशेस नहीं आ रहे हैं, चकत्ते नहीं बन रहे, मतलब हीमोरेज नहीं हो रहा है, मतलब हो सकता है कि क्लासिकल डेंगू हो। ठीक है, एक और चीज तुम्हें बता देती हूँ, क्या हीमोरेज डेंगू में सिर्फ इतने ही सिम्टम होते हैं? याद रखना, हीमोरेज डेंगू में क्लासिकल सिम्टम भी इंक्लूड होते हैं। ऐसा नहीं कि फट गया है ब्लड वेसल तभी देखेंगे, नहीं, इसमें इंक्लूड्स ऑल क्लासिकल सिम्टम। समझे कि नहीं समझे? जितने भी क्लासिकल सिम्टम हैं वो सब आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, और एडिशनल ये भी मिलेंगे। ठीक है, टॉर्निक्विट्स टेस्ट समझ में आया आप लोगों को? आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या करें? ठीक है, हमें समझ में आ गया डेंगू, पर अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि सही में हमें और अच्छे से देखना है, इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ, तुमको क्या लगता है टाइप्स ऑफ वायरस? तुम्हें क्या लगता है कि जैसे कोविड का वायरस, आपने कितने सारे वेरिएंट देखे, वैसे डेंगू के भी बहुत सारे वेरिएंट हैं। आपको देखना है कौन सा वाला डेंगू है, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, कौन सा डेंगू हुआ है। बहुत सारे टाइप के डेंगू भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम पता लगाना चाहते हैं डेंगू वायरस, अगर हम पता लगाना चाहते हैं कि सही में वायरस यही वायरस है या कोई और वायरस है, या डेंगू वायरस का कौन सा टाइप है, तो हम करते हैं RT-PCR। क्या करते हैं बच्चों? RT-PCR, विच इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, लिख लेना इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि डेंगू के वायरस से इन्फेक्शन है या कोई और वायरस आपकी बॉडी में अटैक मार दिया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें हम और भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, हम और क्या कर सकते हैं बच्चों? इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट का मतलब है हम एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन, ध्यान से सुनो, हम एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, हम एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन इन द ब्लड भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है तो भाई एंटीजन होगा, वायरस होगा, वो पता लगा लो, या तो उसके खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी का पता लगा लो। तो हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट लगा के, विच इज द एलाइजा, उसके थ्रू भी ये पता लगा सकते हैं। एलाइजा, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में भी कौन सा टेस्ट लगाते हैं? एलाइजा। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, घबराओ नहीं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज द फुल फॉर्म ऑफ द एलाइजा। ठीक है, एलाइजा करते हैं जिससे हम ब्लड में सर्कुलेट होने वाली एंटीजन कौन सा वायरस है ये पता लगा लेते हैं, है भी है कोई और की वजह से ये सिम्टम हो रहे हैं, या भाई वायरस है तो एंटीबॉडी बनी होगी, या एंटीबॉडी पता लगा लो। ठीक है, तो ये हो गए आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट जिससे हम ये पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए, दिक्कत समझ, कोई दिक्कत में परेशानी तो नहीं? ठीक है, अच्छा देखो, अब देखो क्लासिकल डेंगू में आपको एक्सेसिव थ्रस्ट भी लगता है। ये भी थोड़े से पॉइंट्स हालांकि नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। ठीक है, तो एक्सेसिव थ्रस्ट, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। ठीक है, आपकी स्किन जो है वो पेल होने लगेगी, स्किन जो है वो कलरलेस होने लगेगी, क्योंकि अजीब तरीके से आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है हो चुका है। स्किन है आपकी पेल होने लगेगी, आपको गम्स, नोज, ईयर, इन सबसे पे हो ही रहा है। ठीक है, और याद रखना आपको सीवियर एंड कंटिन्यूस स्टमक पेन होगा। सीवियर एंड कंटिन्यूस पेन इन स्टमक। क्यों होगा स्टमक में इतना पेन? क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वॉल की भी कैपिलरीज बर्स्ट हो रही हैं, तो आपको बहुत भयंकर दर्द होगा, ऐसा लगेगा अल्सर है आप लोगों को। तो सीवियर पेन इन द स्टमक एंड कंटिन्यूस पेन होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोलिए जल्दी से बोलिए। और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी ब्लड वेसल जो होती हैं वो भी हो सकती हैं, तो आपको डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग भी हो गया। मैं यहीं पे लिखती हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, तो आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की चारों तरफ की ब्लड वेसल्स जो हैं वो बर्स्ट हो रही हैं। क्लियर? तो क्या क्या हो सकता है? प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ब्लड कॉगुलेटिंग कैपेसिटी गिर जाएगी, ब्लड कैपिलरीज जो है वो फटने लगेंगी, क्लॉटिंग नहीं होगी, तो आपके गम्स, नोज, ईयर, जीआई ट्रैक्ट, स्किन और यूरिन से ब्लड आने लगेगा। ब्रीदिंग रेट जो है वो जो है अजीब सा हो जाएगा। ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या हो जाएगा? सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि डायफ्राम, क्योंकि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके चारों तरफ भी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें ब्लीडिंग होने लगी, जीआई ट्रैक्ट में हो रही है, इसलिए आपको स्टमक पेन होगा। एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगा क्योंकि बॉडी जो है वो सीवियरली डिप्राइव्ड स्टेज पे, डिप्राइव्ड मतलब नीचे आ रही है, डिटीरियोरेट हो रही है, और जब भी ऐसा होता है नॉजिया, वॉमिटिंग और थ्रस्ट तो लगना ही है। डायग्नोसिस डन, दोनों टाइप की डेंगू डन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये यहाँ क्यों आ गया? डन। चलो क्लियर हुआ यहाँ तक की बात। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
बुखार आ रहा है, बुखार की दवाई दो, है ना। क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? नहीं है, पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। बस आप जो है सुपरफिशियल जो चल रहा है उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप क्या दे दो? पेन किलर दे दो। अगर कहीं दर्द हो रहा है तो दे दो भाई, क्या कर सकते हो। तो आप दो पेन किलर, पेन किलर दो। एंटीपायरेटिक्स दो, एंटीपायरेटिक्स दो भाई, एंटीपायरेटिक्स, एंटी एनाल्जेसिक दो, एंटीपायरेटिक दो, एंटी एनाल्जेसिक, ठीक है, ये एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक दो, है ना। बुखार दर्द की दवाई दो, क्या दोगे उसको? और डेंगू के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं है, इनके लिए कोई वैक्सीन नहीं होती बच्चों, क्या दोगे? कुछ नहीं दे सकते। और क्या दोगे? डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ORS दो, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दो, ठीक है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट दो। फ्लूइड रिप्लेसमेंट का मतलब ये है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आप उसको जूस पिलाओ, पानी पिलाओ, क्या करोगे? और कुछ कर सकते हो क्या? फ्लूइड रिप्लेसमेंट थ्योरी दो, थ्योरी बोल रही हूँ, ट्रीटमेंट दो, ठीक है। स्पॉन्जिंग करो उसको, वेट स्पॉन्जिंग करो, गीले कपड़े से उसका माथा ठोको, और क्या ही कर सकते हो, ठीक है। बोलिए जल्दी से, बोलिए। याद रखना कि इसमें क्या चीज़ आप नहीं देते? नो एस्पिरिन, नो एस्पिरिन, याद रखना। हम एस्पिरिन चिकनगुनिया में दे सकते हैं, इसमें नहीं देते। एस्पिरिन क्यों नहीं देते? क्योंकि एस्पिरिन से ब्लड वेसल फटने के और चांसेस होते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई आइब्रूफिन वगैरह नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्लड वेसल फट सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप दोगे, ठीक है। पपाया खिलाओ उसको, है ना, जिन फलों में ज़्यादा पानी होता है वो खिलाओ उसको, है ना। और क्या करोगे? बुखार है तो पट्टी करो, एज सच उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये याद रखो, ठीक है। सो दिस इज इट, लेट्स स्टार्ट विद द चिकनगुनिया, ठीक है। दैट्स इट, डेंगू इज ओवर। इतना ही पढ़ना और इसी में से सवाल आएगा बच्चों, है ना। लेट्स टॉक अबाउट द चिकनगुनिया। अब देखो भाई, ठीक है, इट्स चिकनगुनिया, ठीक है, इट्स चिकनगुनिया, ओके। चिकनगुनिया ये भी एक प्रकार की वायरल डिजीज ही है। चिकनगुनिया इज ऑल्सो द वायरल डिजीज। ये भी क्या है बच्चों? वायरल डिजीज है। सब समझ में आया? हमने स्टार्ट से शुरू किया, कौन सा वायरस है, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि अफ्रीका में ही क्यों होता है, क्योंकि मच्छर अफ्रीका में ज़्यादा होते हैं, इसलिए होता है, ठीक है। अफ्रीका में, इंडिया में नहीं हो सकता है, हो सकता है। और याद रखना कि ज़्यादातर जो इनका इन्फेक्शन होता है वो आपके उस पर होता है जब बरसात होती है। तो मेरे साथ एक सर काम करा करते थे, ध्यान सुनो, मेरे साथ एक सर काम करा करते थे, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत हैप्पी हुआ करते थे जब बरसात आती थी, क्योंकि वो डेंगू पे ही काम कर रहे थे। डेंगू के 4-5 सीरोटाइप होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, डेन 5, सारे सीरोटाइप पे रिसर्च वो कर रहे थे। तो जैसी बरसात आती थी उनके सैंपल आ जाते थे तो बड़े खुश होते थे। तो बड़े मतलब आउटब्रेक जनरली अगर हम किसी जगह पे देख रहे हैं तो डेंगू का आउटब्रेक इंडिया में भी हुआ है। आई थिंक डेंगू का आउटब्रेक कोलकाता के आसपास जो ईस्टर्न एरिया है उस पर होता है, मतलब जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे होगा, ठीक है। चलो, इंडिया में भी हो चुका है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या है बच्चों? ये भी एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। ये भी क्या है बच्चों? एक वायरल डिजीज़ है। शुरू करें, ओके। इस डिजीज़ को हम कहते हैं डबल डप, ठीक है। दिस डिजीज़ इज कॉल्ड एज डबल डप। देखो क्या लिख रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना, इसका एक नाम है, ठीक है, पूरा नाम है बच्चों। डिजीज इज कॉल्ड एज डबल्ड अप। डबल्ड अप क्यों है डबल्ड अप? मैं समझाती हूँ। डबल्ड अप, ठीक है। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग बॉडी डिजीज। अरे यार ये इतने आई क्यों लग रहे हैं यार? ट्विस्टिंग बॉडी डिजीज, इसे हम कहते हैं ट्विस्टिंग बॉडी डिजीज, या कॉर्निकेट बॉडी डिजीज भी कहते, टॉर्निकेट बॉडी डिजीज भी, देख रहे हो मुझे, देख रहे हो मुझे, ठीक है। तो इसे हम टॉर्निकेट बॉडी डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कह रहे हैं डबल डैप? ट्विस्टिंग, है ना, कॉन्टॉर्टेड, है ना, कॉन्टॉर्टेड डिजीज भी कहते हैं, कॉन्टॉर्टेड, कॉन्टॉर्टेड लिखाइए, ठीक है, कॉन्टॉर्टेड डिजीज, ठीक है। भगवान मेरी हैंडराइटिंग से बचाए तुम्हें, ठीक है। कॉन्टॉर्टेड डिजीज, वैसे कोशिश करना बच्चा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉन्टॉर्टेड डिजीज, ओके। अब समझना व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल डप, क्यों कहते हैं इसको, है ना। डेंगू एंड चिकनगुनिया में शुरू से शुरू करते हैं यार, शुरू से पहले इसको डबल डप क्यों कहते हैं? इसमें बॉडी में इतना सीवियर पेन, इतना सीवियर पेन, इतना सीवियर पेन, इतना सीवियर पेन होता है कि बॉडी झुक जाती है। डबल डप हो गई, झुक जाओ आप, ठीक है। ट्विस्ट हो जाती है बॉडी, इतना दर्द होता है कि आप जॉइंट हिला ही नहीं पाओगे। कॉन्टॉर्टेड, कॉन्टॉर्ट हो जाओगे, उल्टे सीधा मुड़ जाओगे, ठीक है। तो आपकी बॉडी में इतना जॉइंट पेन होता है। इसी चिकनगुनिया और डेंगू को ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हैं। चिकनगुनिया में प्लेटलेट काउंट कम नहीं होता और भयंकर पेन होता है जिससे बॉडी ट्विस्ट हो जाती है। ये भी वायरल डिजीज ही है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेटिव एजेंट, ठीक है।
सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, प्रथा चलानी है हमें, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट, ठीक है बच्चों। चलो छाती पीटने का तो मन नहीं कर रहा, मैम ये क्या है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझाया मैंने, तुम एक बार वीडियो देख लो बस, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। कॉजेटिव एजेंट क्या है बच्चों, चिकनगुनिया वायरस, चिकन चिकन चिकन। तुम लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि जब तुम चिकनगुनिया सुनते हो तो तुम्हें क्या याद आता है। आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मैं एक बार पढ़ा रही थी चिकनगुनिया, पहले था ये सिलेबस में, ठीक है, तो चिकनगुनिया पढ़ा रही थी, जैसे ही मैंने बोला क्लास में चिकनगुनिया कैसे फैलता है, सारे बोल रहे मैम चिकन से, ठीक है, चिकनगुनिया वायरस से फैलता है ये, ठीक है। ये भी क्या है बच्चों, इसकी फैमिली है, फैमिली इज आर्बो वायरस, जो इसकी थी वही इसकी है, फैमिली इज आर्बो वायरस, आर्बो वायरस मतलब ऑर्थोपोड बॉर्न डिजीज है ये, आर्बो वायरस, ठीक है, आर्बो वायरस। लेट्स टॉक अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये फैलेगा कैसे, सेम जैसे वो फैल रहा था वैसे ये भी फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, कैसे फैलेगा बचाओ बच्चों, बाय फीमेल एडीज एजिप्टाई, बाय फीमेल एडीज एजिप्टाई, फीमेल एडीज एजिप्टाई मच्छर से फैलेगा, जो कि एक वेक्टर की तरह, जैसे वो फैल रहा था वैसे ये भी फैलेगा, ठीक है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि एक ही मच्छर से दोनों बीमारियां आ जाती हैं। भाई वो मच्छर जो डेंगू भी था, चिकनगुनिया भी था, काट दिया, जैसे मेरा भाई, मेरा रियल जो ब्रदर है, उसको एक ही साथ डेंगू और चिकनगुनिया हुआ, एक ही साथ, ठीक है। अब समस्या ये कि हो सकता है कि उसको अलग अलग मच्छरों ने काटा हो सकता है कि उसको एक ही मच्छर जिसमें दोनों थे वो काटा हो, ठीक है। तो फीमेल एडीज एजिप्टाई मच्छर से ये फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज सेम, ठीक है। चलो ये है क्या, ये भी एक आरएनए वायरस है बच्चों, ये भी क्या है बच्चों, एक आरएनए वायरस ही होता है, जैसे वो है वैसे ये भी एक आरएनए वायरस ही होता है, ठीक है, ओके। इसका आउटब्रेक 1952 में तंजानिया में मिला था, 1952 में तंजानिया में इसका आउटब्रेक मिला था चिकनगुनिया का, सबसे पहले तंजानिया में, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड, सेम वैसी हेडिंग चलेंगी पूरी, ठीक है, जैसे हम लोगों को बाकी डिजीजेस पढ़ाई जाती हैं वैसे ही हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे, वो करने की जरूरत नहीं है, जैसे सारी डिजीज की हेडिंग चलती हैं वैसे ही इसकी भी पढ़ेंगे, कब आपका वायरस घुसा और कब आपका पहला सिम्टम आया, दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड। बताइए कितना होगा, उसका 8 दिन था, इसका थोड़ा कम होता है, जल्दी इसके सिम्टम आते हैं, ठीक है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 6 दिन, कितना दिन है, 3 से 6 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, डन 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 डन। अब आ जाओ इसके सिम्टम लिखते हैं, ठीक है। चिकन अगर आपने डेंगू समझ लिया तो आधे हद तक तो आपने चिकनगुनिया समझ लिया है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम, सिम्टम्स, ठीक है। चलो भाई, क्या फीवर होगा, होगा भाई, होगा होगा, सीधी बात है, आपको क्या फीवर होगा, हाई फीवर होगा, ठीक है, आपको हाई फीवर होगा, हाई फीवर, इसमें भी हाई फीवर, उसमें था क्या, हो था, उसमें हाई फीवर, वायरल डिजीज में हाई फीवर होना ही होना है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या इसमें रैश होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, क्या इनमें रैश होंगे, बिल्कुल इनमें रैशेस हो सकते हैं, इनमें भी रैशेस हो सकते हैं, बाप रे, इनमें भी क्या हो सकते हैं, रैश हो सकते हैं, ठीक है। इनमें आप देखो इसमें क्या होते हैं, सॉलन लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड होते हैं बच्चों वो सूज जाते हैं, लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड टॉल सी, जहाँ जहाँ लिम्फ नोड होंगे वहाँ सूज जाएंगे, लिम्फ नोड तो वैसे हर जगह ही होते हैं आपकी बॉडी में, लिम्फ नोड सूज जाएंगे और टॉन्सिल भी सूज सकती है, तो आपको गले में दर्द होगा, ठीक है, समझ में आई बात। सीवियर पेन, सीवियर पेन कहाँ पर बच्चों बताओ, सीवियर पेन इन जॉइंट्स, इन जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स में सीवियर पेन होने की वजह से बॉडी ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, बॉडी क्या हो जाती है बच्चों, ट्विस्ट, इसीलिए इसको ट्विस्टेड या क्या कहते हैं बच्चों, ट्विस्टिंग डिजीज कहते हैं, या डबल्ड अप बॉडी डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो बॉडी क्या हो जाती है बच्चों, ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गई बात, बोलो। और एक और बात सुनो ध्यान से, इसमें ना हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, हेडेक, वैसे डेंगू में भी हेडेक होता है पर इसका हेडेक बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। मैं क्यों बोल रही हूँ पता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने पेशेंट्स में बहुत देखी, हेडेक सीवियर, बहुत भयंकर हेडेक, ठीक है, बहुत भयंकर, यहाँ पर डेंगू का दर्द होता है, यहाँ पे पूरा चिकनगुनिया का दर्द होता है, ठीक है, समझ में आई बात। सो दीज आर द सिम्टम ऑफ द चिकनगुनिया, ये सिम्टम बोल रहे, देखो सिम्टम किसके हो गए, चिकनगुनिया के, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ, सीधी बात, आओ भाई क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इनका डायग्नोसिस करेंगे। एक बार तू सीख गया है डेंगू तो तू सब कुछ सीख गया है, बताओ डायग्नोसिस कैसे करोगे, बताओ
बोलो डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करोगे भाई? आरटीपीसीआर लगाओ। चिकनगुनिया के लिए आरटीपीसीआर डायरेक्ट लगाओ क्योंकि हमें वायरस पता करना है, ठीक है। प्लेटलेट काउंट वाउंट इनका नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करो, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करो, एंटीजन एंटीबॉडी पता लगाओ ब्लड में। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करो कि भाई एंटीजन कैसी है और एंटीबॉडी कैसी है। एंटीजन है कि चिकनगुनिया की नहीं है, एंटीबॉडी की नहीं है, अलग अलग होते हैं। मतलब एंटीजन पता लगाने के लिए अलग इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होता है और एंटीबॉडी पता लगाने के लिए अलग होता है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करिए, आरटीपीसीआर करिए। और क्या कर सकते हैं? बोलो बोलो, और क्या कर सकते हैं? डन हो गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट। क्या करोगे बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? बोलो, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स दो यार, बुखार दर्द की दवाई दो, एनाल्जेसिक दो, एनाल्जेसिक दो, दर्द की दवाई दो, एनाल्जेसिक मतलब दर्द की दवाई, एनाल्जेसिक दो, एंटीपायरेटिक्स दो, बुखार और दर्द की दवाई, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स याद रखना कि हमने डेंगू में एस्प्रिन नहीं देते हैं क्योंकि ब्लड कैपिलरीज फट रही हैं। इसमें आप एस्प्रिन दे सकते हैं, ठीक है। दर्द की दवाइयाँ एस्प्रिन वाली दे सकते हैं, एस्प्रिन दे सकते हैं, ठीक है। उसमें नहीं देते हैं, इसमें दे सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो एस्प्रिन किस चीज़ के लिए दे रहे हो? फॉर जॉइंट पेन, फॉर जॉइंट पेन। उसमें मत दे देना क्योंकि एस्प्रिन जो है वो ब्लड वेसल्स को फाड़ देती है। जॉइंट पेन इसमें आप दे सकते हो। आदमी ना मृत्यु की हो जाती है क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसे मिस डायग्नोज कर देते हैं, पता ही नहीं, डेंगू चिकनगुनिया सब मिक्स हो गया, कुछ का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, सारी ब्लड वेसल अंदर की फट गई, आदमी शॉक में चला गया। तो ऐसे ही होता है, जब इंटरनल ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा फट जाती हैं तो डेंगू में आदमी शॉक में चला जाता है और आदमी फिर वापस नहीं आता। इसीलिए मिस डायग्नोसिस की वजह से ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती है। समझ में आई बात? अब क्या करोगे भाई? डिहाइड्रेशन इसमें भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो ये बात याद रखना है, जब भी वायरस इन्फेक्शन होगा तो डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा। तो इसमें आप क्या दोगे? रेस्ट करवाओ भाई पेशेंट को और ओआरएस दो, फ्लूइड रिप्लेसमेंट दो, फ्लूइड की रिप्लेसमेंट दे दो उसको, भाई पानी वानी पिलाओ। और क्या करोगे? जब भी याद रखना, जब भी वायरस का इन्फेक्शन होगा आपको डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि लड़ाई चल रही है आपकी बॉडी में, ठीक है। रैश क्यों होगा? क्योंकि लड़ाई चल रही है आपकी बॉडी में, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक की बात। अब दिक्कत ये है कि सब बीमारियां हो रही हैं, पर क्या आपने इसके लिए कोई प्रिवेंशन सोचा है? बीमारियां पागलों की तरह हुई जा रही हैं, तो क्या इसके लिए आपने कोई प्रिवेंशन सोचा है? बोलिए जल्दी से, सोचा है भाई? सोचो, बताओ। डेंगू और चिकनगुनिया ना हो इसके लिए क्या नहीं होने देना चाहिए? नो स्टैग्नेंट वाटर इन अराउंड यू, समझे? कोई पानी कलेक्ट मत होने दो क्योंकि डेंगू का मच्छर तो साफ पानी में भी कलेक्ट हो जाता है। तो आपके टायरों में पानी कलेक्ट नहीं होना चाहिए, कूलर में पानी कलेक्ट नहीं होना चाहिए, नालियों में पानी कलेक्ट नहीं होना चाहिए। नो, नो स्टैग्नेंट वाटर, नो स्टैग्नेंट वाटर इन अराउंड यू, इन अराउंड यू, ठीक है। आपके चारों तरफ कोई भी पानी कलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कलेक्ट है, नहीं, आप कोई काम नहीं, भाई तुम नाली थोड़ी साफ करोगे यार, तुम सिर्फ लोगों को टोच सकते हो, जा तू नाली साफ कर दे, पर तू तो नहीं कर पाएगा बेटा, तो तू क्या करेगा? तो कुछ मत कर, ठीक है। अगर मान लो कि कहीं पर है पानी कलेक्ट तो आपको डालना है कैरोसिन। क्या डालना है? कैरोसिन, मिट्टी का तेल, कैरोसिन इन ड्रेनेज, ड्रेनेज में डालिए कैरोसिन। ड्रेनेज, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें कैरोसिन डालो। पानी डाल दोगे तो जो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, ऊपर से क्या हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगी तेल की पानी के ऊपर, तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, तो जितने भी अंदर लार्वा हैं वो सब मर जाएंगे, ठीक है। कैरोसिन इन द ड्रेनेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टू ब्लॉक द ऑक्सीजन, ये भी लिख देती हूँ मैं। किस चीज़ के लिए हम डाल रहे हैं कैरोसिन? आप बोलोगे मस्ती करने के लिए डाल रहे हैं, मजा आ रहा, ज़्यादा था मिट्टी का तेल तो डाल दिया, आग लगा दिए, नहीं। टू ब्लॉक द ऑक्सीजन, किसके लिए ब्लॉक करना है? टू ब्लॉक द ऑक्सीजन, टू ब्लॉक द ऑक्सीजन फॉर, किस चीज़ के लिए? ब्लॉक द ऑक्सीजन फॉर eggs and larva of mosquito, and larva of मॉस लिख दिया है मैम ने, मॉस्किटो, क्लियर है। लार्वा एंड मॉस्किटो के ऑक्सीजन ना जा पाए और वो मर जाए, ठीक है। और क्या ये इस्तेमाल करें? मॉस्किटो नेट इस्तेमाल करो यार। लगाते हो मॉस्किटो नेट? जल्दी बताना मुझे कमेंट्स में कि लगाते हो या नहीं लगाते हो, ठीक है। मॉस्किटो नेट लगाओ, ठीक है। और क्या लगाओ? मॉस्किटो रेपेलेंट लगाओ। यार वो गाना सुना है तुम लोगों ने? ओडोमॉस नहीं पहना तो घर पे रहना। ये ओडोमॉस क्या है? मॉस्किटो रेपेलेंट, मच्छर काटते नहीं इनको लगाने के बाद, ठीक है। और क्या कर सकते हैं बताओ बच्चों, और क्या कर सकते हैं? बोलो बोलो बोलो।
हम डाल सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड बोलो, इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, इंसेक्टिसाइड डालो भाई, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड डाल दो, इंसेक्टिसाइड एट ड्रेनेज वाटर, और जहां पे भी नाली वाली हो, ड्रेनेज हो, वहां पे डालो। नेक्स्ट, हम क्या बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स यूज, इंसेक्टिसाइडल चीजें यूज कर सकते हैं, लिविंग चीजें कोई चीज यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं बोलो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मारे, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, गंबूजिया फिश, क्या यूज कर सकते हैं, गंबूजिया फिश, ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है। और क्या यूज कर सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई, ये भी मच्छर को खाते हैं ये यार, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, ये क्या करते हैं, ईट द, ये ऊपर वाली तो लार्वा को खाती है, ठीक है, गंबूशिया फिश क्या करती है बच्चों, ईट द लार्वा ऑफ फिश, फिश बोल रही हूँ, ईट लार्वा ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है ये, और ये पूरा मॉस्किटो ही खा जाते हैं, ईट मॉस्किटो, ठीक है, तो इनको छोड़ दीजिए आप। और कुछ और बताओ भाई, शाम को, और वैसे तो आपको रखो दिन में ही तो आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लोज द डोर, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्लोज द डोर एंड विंडो, क्लोज द डोर एंड विंडो, बंद करिए ताकि मच्छर ना आए, ठीक है। नेक्स्ट इज विंडो नेट, विंडो में नेट लगाइए। और क्या लगा सकते हैं, फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए। और कुछ भी बचा, फुल स्लीव्स क्लोथ लगाइए, ठीक है, फुल स्लीव क्लोथ पहनिए, फुल कपड़े पहनिए ताकि आपको मच्छर ना काटे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये थे आपके प्रिवेंशन। तो अगर आप देखोगे तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं अपनी स्लाइड्स भी दिखा देती हूँ, सब कुछ पढ़ा दिया बच्चों, ठीक है। एक बार ये स्लाइड्स भी देख लो तो थोड़ा तुम्हें अच्छा लगे। कौन सा मच्छर है, एडीज एजिप्टाई, टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, हमेशा क्लीन वाटर में डे टाइम में ज़्यादा दिखता है आपको, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड डेंगू का कब है, 3 से 8 दिन है, ठीक है, समझ में आई बात। पहले देखो इंसान ऐसा दिख रहा था, जब मच्छर ने काटा तो इंसान पहला सिम्टम तब दिखा, दिस इज द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ द वायरस एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम इज द इंक्यूबेशन पीरियड। 2 प्रकार का डेंगू, क्लासिकल डेंगू एंड डेंगू हीमोरेज। क्लासिकल डेंगू देखो, सिम्टम देखो क्लासिकल डेंगू के, हाई फीवर, फ्रंटल हेडेक, फ्रंटल हेडेक मतलब सामने सामने, ये यहाँ पर हेडेक होता है, ठीक है। पेन इन बिहाइंड द आईज, जो कि और भयंकर होता जाता है, पीछे आई के बहुत दर्द होता है, ठीक है, और यही सिम्टम है आइडेंटिफिकेशन के डेंगू के, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आई बॉल में भी आपको दिक्कत होगी, मसल्स एंड जॉइंट पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, रैशेस ऑन बॉडी, वॉमिटिंग एंड नॉशिया, ठीक है। क्लासिकल डेंगू हो गया। हीमोरेजिक डेंगू में देखो बॉडी में रैशेस होने लगेंगे, ठीक है, बॉडी में क्या होने लगेंगे बच्चों, रैश होने लगेंगे, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ, गम्स, स्किन जो है ब्रूजिंग, मतलब ऐसा लगेगा किसी ने खुरच दी है स्किन आपकी। सीवियर एंड कंटिन्यूस स्टमक पेन होगा, है ना, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होगी, और ब्लड भी हो सकता है वॉमिटिंग में और नहीं भी हो सकता है। आपकी स्किन जो हो जाएगी पेल हो जाएगी, कलरलेस होने लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आपकी पल्स वीक होने लगेगी, ठीक है, और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। कोई वैक्सीन नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। प्रिवेंशन आपको मैंने सारे बता ही दिए हैं क्या क्या होने चाहिए। डू नॉट टेक एस्प्रिन, याद रखना है एस्प्रिन नहीं लेना है आपको डेंगू में। चिकनगुनिया में आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको लेना क्या है, पैरासीटामोल लीजिए, सिरप लीजिए, टेबलेट लीजिए जो बुखार को ठीक करेगा। पैथोजन, ठीक है। अब आ जाओ चिकनगुनिया। तंजानिया में 1952 में इसका पहली बार आउटब्रेक हुआ। इसे हम डबल डब कहते हैं क्योंकि जॉइंट पेन इतना ज़्यादा होता है कि बॉडी जो होती है डबल हो जाती है, ठीक है, समझ में आई बात। अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है, बाइट ऑफ एडीज एजिप्टाई मच्छर की वजह से होता है। इसके लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सडन ऑनसेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, अचानक से फीवर उठता है। क्रिपलिंग ऑफ जॉइंट, क्रिपलिंग मतलब ऐसा लगेगा पूरा जॉइंट मुड़ जाएगा आपका, ठीक है। देखो आदमी मुड़ रहा है ना इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फीवर जो होता है बाईफेजिक होता है। बाईफेजिक का मतलब 2 बार आता है ज़्यादातर, ठीक है। डेंगू का हमेशा होता है। चिकनगुनिया फाउंड इन इंडिया, इंडिया में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, पैरासीटामोल दीजिए, इसमें आप एस्प्रिन भी दे सकते हैं। फ्लूइड इनटेक करिए और रेस्ट करिए, ठीक है बच्चों। सो प्यारे बच्चों ये था। इसके पहले आपको कुछ और चीज़ें बता दूं मैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास एक क्रैश कोर्स आपका लॉन्च हुआ है, तो अगर आप अपनी तैयारी को बहुत पुरजोर बनाना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी क्रैश कोर्स में हैं या किसी और बैच में है संकल्प भारत में 1.0 में 2.0 में 3.0 में, कोई आईआईटी का बच्चा है, कोई भी है, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने एक मेगा सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया विच इज द इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है इनफाइनाइट, ठीक है। इन्फिनिटी से आपको फायदा ये है कि आपने कभी भी ज्वाइन किया हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने क्रैश कोर्स में ज्वाइन किया है कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहीं भी और ज्वाइन किया है, ठीक है। इन्फिनिटी का मेगा सब्सक्रिप्शन लेने की वजह से, ठीक है, आपको होगा ये कि आपके जितने भी
कोर्सेस हैं 1.0, 2.0, 3.0, उसमें जितना भी डेटा है वो सब कुछ आपको फ्री में मिलने लगेगा। ये इन्फिनिटी वो भी बच्चा ले सकता है जो बैच में है, जो नहीं है वो क्रैश कोर्स के साथ ले सकता है। इन्फिनिटी से आपको फ़ायदा ये मिलेगा, मतलब बैच आपके पास एक होना चाहिए तभी आप इन्फिनिटी ले पाओगे। फ़ायदा ये है कि आपको बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा अलग अलग टीचरों से। आई होप आज के सेशन में जो डेंगू एंड चिकनगुनिया मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया, एकदम ठुस गया है दिमाग में। ठीक है, जीवन में ऐसे बहुत सारे फेजेस हमारे पास आते हैं जहाँ पर हम को ये लगता है कि शायद हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, पर क्यों नहीं होगा बच्चों, आपके पास मैं हूं ना, होगा सिलेक्शन। दुनिया में कोई ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। बायोलॉजी के इस बेहतरीन लेक्चर को आप सब जगह शेयर करो ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, डेंगू एंड चिकनगुनिया ज़्यादातर बरसात के समय पे होते हैं, ऐसा नहीं कि कभी और नहीं हो सकते, पर जब मच्छर ज़्यादा होते हैं तभी ये होते हैं। तो बेटा जब भी आपको धारीदार मच्छर दिखे इसे आप मारिए, क्योंकि ये एडीज मच्छरनी हो सकती है और ये आपको बीमारियां कॉज कर सकती है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।